हाय फ्रेंड्स, ड्यू टू द टेक्निकल ग्लिच वो पुराना वाला वीडियो थोड़ा बीच में रह गया, तो उसको आगे बढ़ाती हुई आई एम बैक विद ऑल ऑफ यू। तो मैं बात कर रही थी जंक फूड की कि हाँ, टाइप 1 को वंस इन अ वाइल वी कैन अफोर्ड, वी कैन अलाउ देम टू टेक जंक फूड। तो उस टाइम पे मैं ये कहने लगी थी कि सिर्फ टाइप 1 को ही नहीं, आई मीन जंक फूड, चीट फूड। देखिए, आप अगर जीवन जी रहे हैं तो यू नीड एवरीथिंग टू कीप योरसेल्फ हैप्पी एंड फूड कम्स इन दैट कैटेगरी। तो खाना भी आप हमेशा या हर चीज लाइफ में पूरी तरीके से डिसिप्लिन और बैलेंस कर करके नहीं चल सकते। सो एवरीबडी कैन गो इन फॉर सम काइंड ऑफ चीट, सम काइंड ऑफ जंक फूड। ऑब्वियसली आप अपना ध्यान रखकर ही खाएंगे। और टाइप 1 के बारे में थोड़ी ज्यादा बात इसलिए करी जाती है कि वो ना समझ बच्चे हैं जिनको खुद से अपनी मील प्रिपरेशन करनी नहीं आती, जिनको खुद से मील प्लानिंग करनी नहीं आती, जिनके केयर गिवर्स को थोड़ा समझाना पड़ता है। तो यहां तक की बात हुई। दूसरा, आप कोई भी डाइट लेते हैं तो इट हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड। यू नो, एक ही चीज सबके लिए नहीं कामयाब हो सकती, तो इट हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड और वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए। आप एक ही चीज रोज नहीं खा सकते, आपको चीज में चेंज चाहिए। इसीलिए बोला, अलग अलग जगह से, अलग अलग फूड आइटम से आप न्यूट्रिशियस चीजें निकाल के खाएंगे, सो दैट इट कीप्स अ वैरायटी, है ना। नहीं तो आप बोर हो जाएंगे, आप नहीं ले पाएंगे। तो दैट हैज टू बी मेंटेन्ड। एक आपने ये मेंटेन करना है कि अननेसेसरी की ओवर ईटिंग नहीं करनी, विच में लीड टू गेन ऑफ द वेट। तो जब आप खाना खा रहे हैं, ये सिर्फ डायबिटिक्स के लिए नहीं है, आप और हमारे लिए भी है। व्हेन यू आर टेकिंग योर मील्स, बेटर टू शट ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, टीवी बंद करके, या एटलीस्ट योर आपका फोन नहीं चले, सो दैट एटलीस्ट यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर फूड। और एल्स आप ये चीज देखना कि यू टेंड टू ईट मोर। अगर आप इफ यू आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर फूड तो आप उतना ही खाएंगे, अदरवाइज यू टेंड टू ईट मोर, क्योंकि आपका सैटिस्फैक्शन लेवल नहीं आता। वो सैटिस्फैक्शन लेवल तो फोन के अंदर घुस गया है ना। तो एक ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी होता है। तो एक हम कर क्या सकते हैं, हम भी इंसान हैं, वी आर ऑल्सो डॉक्टर्स एंड वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। अब एक बीमारी किसी को है तो what best can we do is to give them a good quality of life। तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होने के लिए विद द न्यूअर टेक्नोलॉजीज, न्यूअर इंसुलिन्स, टाइप 1 जो बच्चे हैं, टाइप 1 जो डायबिटिक्स हैं, उनको सिर्फ यही नहीं रह गया कि इतने ही बजे इतना ही, बिल्कुल फिक्स रेजिमेंट वाली चीज से वो थोड़ा सा बच सकते हैं कि इतना ही खाना है, इतने ही समय खाना है, बिकॉज उनके पास वो अलग अलग तरीके के इंसुलिन्स आ गए हैं, जिससे कि वो अपनी शुगर लेवल्स को कम कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। एंड दे कैन हैव अ फ्लेक्सिबल ईटिंग पैटर्न एंड दे कैन इवन हैव अ कभी कभी अनहेल्दी खाने की लिबर्टी भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि द टेक्नोलॉजी हैज वर्कड सो वेल कि आप कभी कभी इस तरीके की लिबर्टी या इस तरीके की चीजें भी कर सकते हैं। बाकी आपको एक बैलेंस तो हमेशा रखना है, आपके कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज का और आपके इंसुलिन की डोज का, ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आपके खाने में फाइबर इंक्लूडेड होना चाहिए। देखिए, फाइबर फिर दो तरीके का हो जाता है, सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल फाइबर। तो अगर जैसे सिंपल शुगर्स की मैंने बात करी थी कि सिंपल शुगर्स आपको अवॉइड करनी, क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल कोई फाइबर नहीं है, वो इमीडिएटली एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपके शुगर लेवल्स को बढ़ा देगा। लेकिन इसी तरीके से कंपैरिजन में अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ जाते हैं, जैसे कि वीट हुआ, दलिया हुआ, ओट्स हुआ, ब्रैन हुआ, कुछ सब्जियां हुई, तो उनके अंदर फाइबर है, जिससे कि वो जब टूटता है, डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है तो वक्त लगता है और आपके शुगर लेवल्स कहीं ना कहीं मेंटेन रहते हैं।
और फाइबर के होने से आपका एक सटाइटी लेवल बना रहता है, यानी कि आपका पेट भरा हुआ रहता है। अदरवाइज आपको बार बार भूख लगेगी, एंड ऑब्वियसली जब बार बार भूख लगेगी तो आप हमेशा ही एक पोस्ट प्रांडियल स्टेट में रहे कि आपकी शुगर लेवल्स हमेशा ही हाई रहेंगी, एंड यू विल टेंड टू गेन वेट, है ना। ओवर ईटिंग विल ऑब्वियसली लीड टू गेन इन द वेट। तो ये सारी चीजों पर थोड़ा ध्यान देना है। मैंने एक चीज बोली कि जो टाइप 1 डायबिटिक बच्चे हैं उनको फैट रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है। दे कैन टेक द फैट, लेकिन क्वालिटी ऑफ फैट मैटर करता है एज कंपेयर टू क्वांटिटी ऑफ फैट। ट्रांस फैट्स नहीं खाने। ट्रांस फैट्स यानी कि जो आपके बेकरी आइटम्स में फैट है, जैसे आप समोसा, कचौड़ी, पिज्जाज, बर्गर्स, नूडल्स बाहर के खा रहे हैं, या आप बेकरी आइटम्स ले रहे हैं, केक्स एंड पैटीज एंड ऑल, ये सब ले रहे हैं, तो इनकी जगह आप हेल्दी फैट्स लीजिए ना। मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स या पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, you may go in for nuts, you may go in for non-vegetarian food, maybe you can go in for fish, और मे बी उसमें आपको अच्छा प्रोटीन भी मिलेगा, है ना, और एक अच्छा वाला फैट भी मिलेगा। यू कैन गो इन फॉर नट्स, यू मे गो इन फॉर सीड्स, यू मे गो इन फॉर ऑलिव ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। इस तरीके की चीज़ें जो घर में बना के अगर खाई जा सकती हैं, घर का बनाया हुआ पराठा खाया जा सकता है, तो आप उस चीज पे जाइए। और जो ये बाहर से जो तेल होता है जिसको बार बार गर्म करके उसको यूज किया जाता है, तो दैट टर्न्स आउट टू बी अ ट्रांस फैट, एंड माइंड इट, ट्रांस फैट इज अ पॉइजन। इट शुड नॉट बी टेकन एट ऑल, इट इज अ पॉइजन, इट शुड नॉट बी टेकन एट ऑल। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए है। अदरवाइज फैट की कोई एज सच रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्वालिटी ऑफ फैट मैटर करता है, नॉट द क्वांटिटी ऑफ फैट। अच्छा, अब जो मेजर चीज़ है वो ये है, देखिए आपको बताया कि खाने में 3 ही चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी है सो दैट आप अपनी इंसुलिन की अमाउंट को कैलकुलेट कर सकें। कार्बोहाइड्रेट्स में आपको बताया सिंपल शुगर्स को अवॉइड करेंगे, कॉम्प्लेक्स शुगर्स का ज़्यादा सेवन करेंगे, राइट। फैट्स में आपको बताया, अच्छा फैट्स एक तो बताया आपको कि क्वालिटी ऑफ फैट पे ध्यान रखना है। एक वो कौन से लोग हैं जिनको फैट रिस्ट्रिक्शन करनी है इवन इफ दे आर टाइप 1 डायबिटिक्स। एक तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, या किसी की फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, या किसी का लिपिड प्रोफाइल पहले से हाई चल रहा है ना, और जैसे जैसे आपकी आप भले ही टाइप 1 थे बट अब आपकी एज बढ़ती चली जा रही है, यू आर गेटिंग ओल्डर एंड आपका वेट ज्यादा है, आपका BMI 27 या 27 से ज्यादा है, तो ये वो कैटेगरी के लोग हैं जिनमें आपको फैट की रिस्ट्रिक्शन करनी जरूरी है। अच्छा, अब आपके खाने में 3 चीजें होती हैं। एक तो आपका कंटेंट, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ योर फूड, आप क्या खा रहे हैं ये जानकारी आपको होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की बात हो गई। प्रोटीन, जहां तक देखा जाता है आपकी टोटल कैलोरीज में से, खाने की टोटल कैलोरीज में से 25% जो कैलोरी है वो आपके प्रोटीन से आनी चाहिए। और प्रोटीन ज्यादा करके अगर आप प्लांट प्रोटीन लेते हैं, इट इज बेटर कंपेयर टू एनिमल प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन्स में आप लेग्यूम्स लीजिए, आप सोया लीजिए, आप पनीर लीजिए, आप लेंटिल्स लीजिए, यू मे गो इन फॉर सो मेनी थिंग्स। और एनिमल प्रोटीन अगर आप लेना भी चाहते हैं तो गो इन फॉर फिश, चिकन, डू नॉट गो फॉर मीट, रेड मीट एंड ऑल। एंड आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। लो फैट आप मिल्क लीजिए, कर्ड, योगर्ट लीजिए, यू कैन गो इन फॉर ऑल दीज थिंग्स। बट वो फैंसी योगर्ट नहीं, वो जो जिसके अंदर सारा दोज फैंसी वंस, जो फ्लेवर्ड योगर्ट्स हैं, दोज आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। डू नॉट गो इन फॉर दैट, दैट इज नॉट गुड, बिकॉज उसके अंदर फिर से सिंपल शुगर, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा, प्रोटीन जितना लेना है, तो प्रोटीन बेसिकली शुड बी, इसका एक फॉर्मूला हो जाता है 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 60 किलो का है तो 60 मिलीग्राम्स आप पूरे दिन का प्रोटीन ले सकते हैं।
इसी तरीके से अगर किसी को डायबिटिक किडनी डिजीज हो गई या किडनी में परेशानी शुरू हो गई तो उनका प्रोटीन कंटेंट थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट ले रहा है, तो एक किडनी का पेशेंट जो होगा वो 0.8 मिलीग्राम पर केजी पर डे लेगा, तो उतना उसका प्रोटीन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करा जाता है। अब चीज आती है, आपको बार बार एक चीज बोली कि इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट का रेशियो जरूर चेक करना है ताकि आप उस हिसाब से इंसुलिन की डोज मरीज को दे सकें। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक फिक्स रेजिमेंट में चलना बहुत मुश्किल है कि इतना ही यूनिट दिया, इतना, इसके बाद और नहीं। अगर उस व्यक्ति ने उस दिन एक रोटी के साथ चावल भी खा लिया और आपकी जो बोलस डोज है वो उतनी ही जा रही है, तो ऑब्वियसली उसकी शुगर लेवल्स बढ़ेगी क्योंकि उसने ज्यादा खाया है। या उस दिन उसने खाना कम खाया है और आपकी इंसुलिन की डोज उतनी गई है, तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। तो आपको इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट रेशियो जरूर देखना है कि कितना कार्बोहाइड्रेट की इनटेक हुई है, और उसके हिसाब से ही आप इंसुलिन की डोज उनको बोलस वाली, खाने से पहले वाली, उसके हिसाब से ही उनको दी जाएगी। राइट, तो ये चीज बहुत जरूरी है। अच्छा, जहां तक आ गई बात टाइमिंग की, खाने की, देखिए अगर कोई बिल्कुल नया नया टाइप 1 डायबिटिक डायग्नोज हुआ है तो उनकी कैलिब्रेशन में थोड़ा टाइम लगता है, साल 1.5 साल उनकी कैलिब्रेशन में लगता है कि ये दवाई दे रहे हैं, ये इंसुलिन चल रहा है, उनका इतनी डोज चल रही है, तो वो कैलिब्रेट होते होते बेजल वाला, खासकर बेजल वाला जो कि उनकी सोते वक्त भी जितने जो इंसुलिन रिलीज हो रहा है या वो नहीं भी कुछ खा रहे तब भी वो वाली इंसुलिन निकल रही है, तो दैट इज नोन एज बेजल। तो बेजल वाला कैलिब्रेट होते होते साल 1.5 लग जाता है, और उसके बाद टाइमिंग से कोई खास परेशानी नहीं है। सिर्फ बेजल की कैलिब्रेशन के समय तक टाइमिंग की जरूरत है कि आप इतने समय इतना खा रहे हैं ताकि आपकी इंसुलिन की डोज उससे मैच करके उसकी बेजल की डोज को हम नियंत्रण में ले आए। एक बार वो बेजल की डोज सेट हो जाती है, उसके बाद टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। और मैंने वैसे भी कहा कि फ्लेक्सिबल रेजिम्स हैं, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो बोलस वाली है, खाने से इमीडिएटली पहले वाली है, वो इतनी फ्लेक्सिबल है कि आप अगर कुछ चीट डाइट भी लेते हैं तो उसके साथ आप इंसुलिन की डोज ले लीजिए ताकि आपके शुगर लेवल्स बढ़े नहीं, क्योंकि आपको कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप नहीं करना। कॉम्प्लिकेशन ना तो आपको हाई शुगर में लैंड अप करना है, ना ही आपको हाइपोग्लाइसीमिया में लैंड अप करना है कि जब आपके शुगर लेवल्स गिरे। तो आई थिंक मैंने चीजों को काफी हद तक क्लियर किया है डाइट के हिसाब से, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज मुझे इनबॉक्स में दीजिए। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस, क्योंकि अभी समझाते वक्त मुझे नहीं और कुछ पॉइंट ध्यान में आ रहा, बट अगर कोई सवाल भी है तो प्लीज पुट इट इन माई इनबॉक्स, आई विल श्योरली आंसर यू। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर।